पीएम मोदी ने कहा 9 वर्ष की राजनीतिक स्थिरता से देश में हुए कई सुधार, प्रगति को मिली नई रफ्तार। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में भारत की G20 की उपलब्धियों को सराहा। नूह जिले में आज से G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और आखिरी शेरपा बैठक हुई शुरू। बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक लोगों को मिला लाभ। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज रोहतक में ग्रामीणों से संवाद कर केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा, समय के साथ साथ चुनाव खर्च की होगी बचत। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पीएम ने कहा कि साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमारे जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है। भारत इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। इसके बाद पीएम ने कहा कि G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया केवल विचारों के रूप में नहीं बल्कि भविष्य में रोड मैप के रूप में देखती है। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है, जिसे अगले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब ये 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। 1 दशक से कम समय में 5 पायदान की छलांग लगाने की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निकट भविष्य में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। नूह जिले में आज से G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और आखिरी शेरपा बैठक शुरू हुई। 7 सितंबर तक चलने वाली इस बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें विभिन्न देश के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। सभी प्रतिनिधि 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 बैठक के लिए फाइनल एजेंडा भी तैयार करेंगे। 5 सितंबर को राज्य की समृद्ध परंपरा और संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत होंगे। वहीं दिल्ली में शिखर सम्मेलन की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, जहां मेहमानों और आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस आज भी राजधानी के कई क्षेत्रों में फुल ड्रेस रिहर्सल कर रही है। इस वजह से कई जगहों पर यातायात प्रतिबंध भी लागू है। दिल्ली में पुलिस ने आने जाने वाले यात्रियों को मेट्रो की सेवा इस्तेमाल करने की सलाह दी है। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8 से 11 सितंबर तक कुछ ट्रेन सेवाओं में भी परिवर्तन किया गया है। सम्मेलन की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का पड़ाव गाजियाबाद या फिर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल फरीदाबाद से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए प्रदेश में परिवार उत्थान योजना के माध्यम से उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये करने का बीड़ा उठाया है। अब तक प्रदेश में लगभग 50,000 लोगों को योजना के तहत लगाए गए अंत्योदय मेलों के माध्यम से मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से उन्हें ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 56 योजनाओं का चयन किया गया है। इनके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी इस योजना के साथ जोड़ा गया है। जिनकी आय वर्ष में 1 लाख रुपए से भी कम थी, ऐसे लोगों को बुलाकर और उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, उस नाते से उनसे बातचीत करके
और उनको बैंकों से लोन लेकर के देने का भी काम हमने किया। जो संख्या आज मैं 40,000 बता रहा हूं, पहले 8,000 थी। ये लगभग 50,000 लोग इस योजना का लाभ उठा पाए हैं और आप भी उनमें से ही एक हैं। और जो गरीब परिवार हैं, 1 लाख रुपए से कम की जिनकी आमदन है, उनको हमने अंत्योदय परिवार कहा और अंत्योदय परिवार के एक एक व्यक्ति को बुलाकर हमने कैंप्स लगाए। वो कैंप यानी 4 बार इसके कैंप ब्लॉक स्तर पर लग चुके हैं। रोजगार मेले या जिसको हम कहें अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मेले, ये सब हमने लगाए। तो इसके माध्यम से भी सब लोगों को संपर्क करके विभागों की कोई 17 विभागों की 50 के लगभग योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हरियाणा में भी 9 लाख सिलेंडर दिए हैं, 28 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया है। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाते हुए सरकार ने चिरायु योजना चलाई ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक परिवार योजना में शामिल हो सकें। प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2022 से ऑटो मोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का काम शुरू किया है। जनवरी माह में लगभग 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। हरियाणा में भी हमने 9 लाख सिलेंडर दे करके रसोई केंद्रों को पहुंचाए हैं। उस रसोई में नल से जल पहुंच जाए, ये भी हमने 28 लाख परिवारों की रसोई के अंदर हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है, वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे बढ़ाया है कि उसके अंदर और ज्यादा परिवार और शामिल होकर के उसका लाभ उठाएं। हमने गरीब परिवारों में घर के अंदर राशन नहीं है, तो इसके लिए भी पिछली जनवरी के अंदर 12.5 लाख राशन कार्ड एक साथ बनाए हैं। और इन कामों को करने में हमको एक पोर्टल बहुत सुविधा दे रहा है और वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम हर परिवार का डाटा अपने पास रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विदेश सहयोग विभाग के अंतर्गत ओवरसीज प्लेसमेंट सेल भी बनाया है। इसके माध्यम से युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और दूतावास के अधिकारियों के लिए आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम की मेजबानी की। इस रात्रि भोज में विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ साथ अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मौजूद महिला राजदूतों और उच्चायुक्तों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा और पूर्वी व दक्षिण अफ्रीकी देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एफसीडी को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दुनिया भर में हरियाणवी प्रवासी का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एफसीडी ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से अक्टूबर 2021 को चंडीगढ़ में हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 का आयोजन किया, जिसमें 12 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि एक साथ शामिल हुए थे। ये अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ने का एक उल्लेखनीय प्रयास है और कॉन्क्लेव के बाद के वर्षों में एफसीडी ने अपने प्रयास जारी रखे हैं। Considering these efforts made in African regions, we recently concluded a high-level delegation from Haryana to Tanzania in July 2023 with 52 entrepreneurs from 38 companies of all across the sectors like logistics, mining, metals, wood-based industries and 4 universities. We are here to establish not just diplomatic connections, but heart-to-heart connections. रात्रि भोज कार्यक्रम में यमुनानगर का धातु से बना बर्तन क्लस्टर भी प्रदर्शित किया गया। भागीदारी के लिए सराहना के तौर पर हरियाणा ने प्रत्येक राजदूत को जगाधरी के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार की गई एक धातु की बोतल भेंट की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज रोहतक के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मोखरा गांव के ग्रामीणों से संवाद किया और केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को परिवार पहचान पत्र के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र के जरिए लोगों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। जो लोग गलत तरीके से सुविधाओं का लाभ लेते हैं, वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से तुरंत पकड़ में आ जाते हैं।
साथ ही इसके जरिए प्रदेश की जनसंख्या का सही डाटा भी मिल जाता है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। परिवार पहचान पत्र के बहुत लाभ भी हैं। अब जिसके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे की है, आज उस व्यक्ति को तुरंत पीला राशन कार्ड मिल जाता है। मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से कागजों के अंदर तो इजाफा हम नहीं कर पाए, मगर वैसे पॉपुलेशन बढ़ी है तो हमें एग्जैक्ट डाटा मिला है। हमें ये भी पता चल गया कि पहले सरकारी सुविधाएं अगर कोई गलत व्यक्ति लेता था तो उसको अब सरकार 2 मिनट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पकड़ भी सकती है। लिटिगेशन है तो जुडिशरी जब उन पर निर्णय लेगी, मुझे लगता है अंडर ट्रायल मामलों में पॉलिटिकल लोग से ज़्यादा आपको ये सवाल जुडिशरी से पूछने चाहिए कि क्यों डिले आ रहा है, क्यों फैसले नहीं हो रहे। हम तो उस पर निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोई अपराधी है उसको सजा मिलेगी। दुष्यंत चौटाला ने एक देश एक चुनाव की व्यवस्था का समर्थन करते हुए कहा कि अगर देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे समय के साथ साथ चुनाव पर होने वाला खर्च भी बचेगा। चुनाव होना चाहिए, इससे जहाँ सरकार के खर्चे तो बचेंगे वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के भी खर्चे बचेंगे। आज लोकसभा के 6 महीने बाद विधानसभा है। पॉलिटिकल पार्टीज को उन प्रदेशों में एक साल चुनाव लड़ना पड़े। राजस्थान में आज चुनाव शुरू हो गया, नवंबर में ख़त्म होगा, मार्च में फिर चुनाव आ जाएगा, उनको 10 महीने चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब एक देश में एक चुनाव होंगे तो क्षेत्रीय दलों को, मुझे लगता है कि आज जहाँ लोग बड़ी पर्ची छोटी पर्ची में मतभेद रखते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को भी आपके पार्लियामेंट में नुमाइंदों को भेजने में स्टेट इलेक्शन के साथ कंसेक्यूटिव होते ही लाभ मिलेगा। हमारी बातें नुमाइंदे चुनकर ज़्यादा प्रदेशों की बातों को केंद्र में भेजें। गौरतलब है कि मोखरा गांव में 4 ग्राम पंचायतें हैं और 10,000 से ज्यादा मतदाता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान इंडिया सम्मेलन और 18वें पूर्व एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए 6 सितंबर से 2 दिन के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। दोनों सम्मेलनों की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में की जाएगी। पिछले वर्ष भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाने के बाद ये पहला सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और आपसी सहयोग की भावी दिशा निर्धारित की जाएगी। पूर्व एशिया सम्मेलन आसियान देशों के नेताओं के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा और भारत सहित इसके 8 वार्ता भागीदार क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। पंचकुला में एक सामाजिक संस्था की ओर से आज निकाली गई वॉकथॉन रैली को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये रैली जिलों में नशे को रोकने और लोगों को जागरूक करने में कारगर सिद्ध होगी। कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश के युवाओं को नशे में डुबोकर देश व प्रदेश को खोखला करने का काम कर रही हैं। हम सबको मिलकर उनको रोकना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2030 तक नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है। और ये जो नशा मुक्ति अभियान है, ये पूरे देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2030 तक देश को नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प किया है। कल ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने करनाल में साइक्लोथॉन का एक रैली शुरू की है, जो सभी 22 जिलों में जाकर के नशा मुक्ति का संदेश देगी। हमने लगभग 1 वर्ष पहले हमने जो हमारे 7 सरोकार, उनमें सबसे पहला सरोकार नशा मुक्त पंचकूला, उसको लेकर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। और आज मैं समझता हूँ सरकार के साथ जब हमारे NGOs, समाज सेवी संस्थाएं खड़ा होकर के इस नशा मुक्ति अभियान के अंदर अपना साथ देंगी तो निश्चित तौर पर यहाँ से नशा खत्म होगा, हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। उधर ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन आज रोहतक पहुंची, जहां युवाओं ने नशा मुक्त हरियाणा के नारों के साथ साइक्लोथॉन का जोरदार स्वागत किया। इस साइकिल रैली को देखने और युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यह यात्रा कल पानीपत से शुरू होकर सोनीपत पहुंची थी।
चरखी दादरी में भाजपा की ओर से आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पन्ना प्रमुख 15 परिवारों का समूह है जो आगामी चुनावों में घर घर जाकर भाजपा को जितवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस दौरान उन्होंने पन्ना प्रमुखों को चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इसके बाद ओपी धनखड़ ने पार्टी के जिला कार्यालय का भी उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश की चंद्रयान 3 व सूर्य मिशन की सफलता ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। 15 परिवारों को संभालने वाला मेरा कार्यकर्ता है। ये 15 परिवारों के सुख दुख में शामिल होने वाला है। उसका आयुष्मान का, चिरायु का कार्ड, कोई बीपीएल कार्ड बनना है, पेंशन बननी है, उसमें मददगार है। जब इलेक्शन आएगा तो ये निश्चित रूप से हमारे वोट वहाँ से निकले, इसके लिए भी काम करेगा। हम इसको एक ही रूप में नहीं लगा रहे। ये हमारा चौकीदार, सेवादार भी है 15 घरों का, और पार्टी का प्रतिनिधि भी है उन 15 घरों में। इस रूप में पन्ना प्रमुख है। ये निर्णय तो दिल्ली में होना है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस अब तक अपना संगठन तक नहीं बना पाई है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा में इनका कोई भविष्य नहीं है। SYL को लेकर पंजाब, दिल्ली की सरकारों ने हरियाणा की जनता को धोखा दिया है। ज़्यादा हो तो ज़्यादा दे देना, लेकिन SYL बनने दो। SYL बनने से मना किया केजरीवाल ने, भगवंत मान ने। केवल इतना ही नहीं किया, जब बाढ़ आई तो हरियाणा को चिढ़ाने का काम किया भगवंत मान ने। इब ले लो पानी। आपको वो बयान याद रखना चाहिए। इस पार्टी का, इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है। ये भ्रष्टाचारी हैं। तो खाली ऑब्जर्वर तो आते हैं, टिकट किसको देना किसको नहीं देना, काम कौन करेगा? काम करने के लिए संगठन चाहिए, और संगठन जो है कांग्रेस का नहीं है वर्षों से। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा आगामी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश भर में पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं अपने अपने समूह बनाकर स्वयं का रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिरसा के बरनाला रोड और अनाज मंडी में समूह के रूप में रसोई चला रही लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि सरकार की ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसके तहत वे अपना रोजगार चलाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी महिलाओं को भी आगे आकर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। कि महिलाओं को बाहर आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ घर पे ही हैं। वैसे घर पे ही रहकर लेडीज़ इस SSG में अपना काम शुरू कर रही हैं। कोई अपनी दुकान, शॉप, कोई बुटीक, कोई अपना छोटा मोटा कारोबार, स्टिचिंग वगैरह सब यूज़ कर रही हैं अपना इस पैसे से। सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है महिलाओं के लिए कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का साहस है, भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद अपना काम कर सकती है। हमें समूह से के बारे में हमें पता चला, समूह किस तरह से हम जुड़े इसमें, तो इससे हमें काम मिलता है। बहुत अच्छा है, काम करते हैं हम, बहुत बढ़िया है हमारे लिए। सरकार ने बहुत बढ़िया किया है हमारे लिए। एक बहुत अच्छी योजना थी सरकार की, जिससे हमें तहत मिला, लोन भी अप्लाइड हुए, बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिला। और SSG के बाद हमारा एक VO बना, VO के बाद क्लस्टर में आए, और क्लस्टर के तहत ही हमें रोजगार का पता चला। SSR ने हमें बहुत सहायता दी। वहीं हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक दयानंद ने बताया कि मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सिरसा जिले में अब तक 21,936 गरीब परिवारों को समूह के साथ जोड़ा जा चुका है, और रोजगार चलाने के लिए इन समूहों को बैंक से ऋण भी दिलाया जाता है। की तरफ से महिलाओं को आर्थिक सहायता और बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें अपना रोजगार शुरू करने में आसानी हो। अभी तक जिले में लगभग 21,936 परिवारों को मिशन के माध्यम से ग्रुपों में जोड़ा जा चुका है, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के अपने रोजगार कर रही हैं। मिशन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक गरीब परिवारों को मिशन से लाभ दिलाया जाए, और अधिक से अधिक गरीब परिवारों के रोजगार शुरू कराया जा सके, ताकि वो आत्मनिर्भर बने और अपना जीवन यापन अच्छे से करें, और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे।
केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर उपभोक्ताओं में अदायगी बिलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की है। हिसार टैक्स बार संगठन के अध्यक्ष तरुण गोयल और सचिव रोहित मित्तल ने बताया कि इस योजना से उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा और टैक्स भी अधिक जमा होगा। आमजन और दुकानदारों ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, जिसका देश की तरक्की में बड़ा योगदान होगा। आप कोई भी चीज़ लेने जाएंगे दुकानदार से उसका बिल लीजिए पक्के। इस स्कीम में एक फ़ायदा दिया गया है, उसको एक पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, उसमें मंथली इनाम मिलेंगे आपको। जो टैक्स आप देंगे वो सरकार के खाते में जमा होगा, उससे डेवलपमेंट जो है देश की बढ़ेगी। 200 रुपये का आप सामान खरीदेंगे वो आपको बिल देंगे और वो बिल आपको मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप के ऊपर अपलोड करना है। इसमें 2 टैक्स पेयर को 1-1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इनाम है। दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से जो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लागू कर रही है, मैं उसका बहुत ही स्वागत करता हूं, क्योंकि ये योजना हमारे लिए बहुत ही अच्छी सिद्ध होगी। क्योंकि इससे जो जीएसटी में राजस्व बढ़ेगा वो हमारे देश व प्रदेश की सरकारों में आएगा और हमारे देश की तरक्की में काफी योगदान रहेगा। वहीं कैथल के लोगों ने भी इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इस योजना से जीएसटी की चोरी पर रोक लगेगी और टैक्स के रूप में अधिक पैसा जमा होगा, जो देश के विकास में काम आएगा। मेरा बिल मेरा अधिकार। जब हम किसी भी दुकानदार से बिल लेंगे, छोटी बड़ी अमाउंट चाहे कितने का भी सामान खरीदें, तो उसको उसके ऊपर टैक्स जीएसटी के रूप में पे करना पड़ेगा। जब वो ज़्यादा कलेक्शन आएगी, जीएसटी का ज़्यादा कलेक्शन आएगा, तो उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जब जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, देश प्रगति के पथ पर चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और मेरा बिल मेरा अधिकार के अंतर्गत ये जो सरकार के पास रेवेन्यू इकट्ठा होगा बहुत अधिक, जो कि पब्लिक के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, देश के विकास में काम आएगा। जितने भी व्यापारी जुड़ेंगे उन सबका देश के विकास में, देश की उन्नति के अंदर बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल मेरा अधिकार यह एक ऐसी योजना है प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें हमें जीएसटी के बिल एकत्रित करने हैं और जो ऐप बनाई गई है मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से, उसके ऊपर हमें अपलोड करने हैं। यह प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इससे हमारा टैक्स कलेक्शंस बढ़ेगा। योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से उपभोक्ताओं के लिए 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपए के इनाम लकी ड्रॉ के जरिए निकाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री ने डूंगरपुर पहुंचने पर बेणेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। वहीं आज केंद्रीय मंत्री ने डूंगरपुर से भाजपा के परिवर्तन संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ किया। परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह यात्रा 19 दिनों तक लगभग 2500 किलोमीटर तक चलेगी और 52 विधानसभा क्षेत्रों पर संपर्क करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान पर कहा कि डीएमके पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ही हमारी संस्कृति का अपमान किया है। दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू को टेरर से जोड़ा और हिंदू का अपमान किया। अब इनके नेता भी यही कर रहे हैं। चंद्रमा पर 14 दिन तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होने तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सौर ऊर्जा से चलने वाले प्रज्ञान रोवर के पेलोड्स को फिलहाल निष्क्रिय कर दिया है और ये चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित है।
इसरो ने ट्वीट में बताया कि APXS और लिब्स पेलोड को बुझा दिया गया है और चंद्रयान 3 का रोवर फिलहाल निष्क्रिय कर दिया गया है। रोवर पर बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और ये चंद्रमा पर 22 सितंबर को अगले सूर्य उदय होने पर इसे प्रकाश मिलने लगेगा। रिसीवर को चालू रखा गया है। इसरो ने कहा है कि अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करने की आशा है। यदि ऐसा नहीं हो सका तो रोवर हमेशा के लिए चंद्रमा की सतह पर रहेगा। वहीं इसरो ने देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसरो ने एक ट्वीट में कहा कि अब इस यान की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 245 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 22,459 किलोमीटर है। इसरो के अनुसार ये उपग्रह अच्छी स्थिति में है और सामान्य तरीके से काम कर रहा है। आदित्य L1 की ऊंचाई 5 सितंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास एक बार फिर बढ़ाई जाएगी। पृथ्वी की कक्षा में इस उपग्रह की ऊंचाई 4 बार बढ़ाई जानी है। इसके बाद 125 दिन में इस उपग्रह के 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचने की संभावना है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य की बाहरी परत, कोरोना और सौर पवन के संबंध में जानकारी मिल सकेगी। इसे कल सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। ओमान के सलाला में 5S पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट में हराकर खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने अगले वर्ष ओमान में होने वाले FIH 5S पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। हॉकी के 5S संस्करण में भारत ने 3 मुकाबलों में पहली बार पाकिस्तान को हराया है। शूट आउट में पाकिस्तान कोई गोल नहीं कर सका, जबकि भारत की ओर से मनिंदर सिंह ने गोल दागा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि ये जीत देश के खिलाड़ियों के दृढ़ समर्पण का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम के अगले वर्ष ओमान में होने वाले हॉकी 5S विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई करने पर भी खुशी जताई। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये जीत देश के हॉकी खिलाड़ियों के जुझारूपन और प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ कहती है। उन्होंने फाइनल में असाधारण प्रदर्शन और ओमान में होने वाले हॉकी 5S विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने पर टीम के खिलाड़ियों की प्रशंसा की। लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के सहयोग से किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन पर आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन का उद्देश्य उत्पादन की बजाय संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास कर किसानों की आर्थिक तरक्की करना है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कंसोर्टियम के सहयोग से किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में भाग लेने आए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि सीमांत किसानों के आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने FPO की शुरुआत की है। FPO का लक्ष्य उत्पादन के बजाय संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास कर किसानों की आर्थिक तरक्की पर होना चाहिए। 3 वर्ष पहले जो FPO बन चुके हैं, अब उनका मार्केटिंग लिंकेज हो रहा है कि नहीं, क्या उनकी मुश्किलें आ रही हैं और क्या अच्छा काम हो रहा है, उस पर आज सारे चर्चा कर रहे हैं ताकि भविष्य में इसको और सुदृढ़ कैसे करें, उस पर निष्कर्ष निकले। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।